हाय एवरीवन, आप सबसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लास्ट रिक्वेस्ट के ऊपर भी आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया था और हमें बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया जिन्होंने नहीं किया था अभी तक। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और मेहनत करते हैं और डिटेल रिसर्च करते हैं टॉपिक्स के ऊपर और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। So, sir, how's army involvement when it comes to India and Pakistan? So, I've served obviously on the border with Pakistan. Yes, sir. एक ज़माना था जब we had continuous firing at each other. I think up to 2003 वो भी हमारे ऊपर आर्टिलरी शेलिंग करते थे, हम भी करते थे, फायरिंग भी करते थे, तो ज़्यादा गर्दन निकाल के घूमने का मौका नहीं मिलता था. And when I was a captain, we used to live in bunkers, पहाड़ की साइड में खोदे हुए बंकर, और वहाँ से कहीं भी जाना हो तो दीवार के पीछे पीछे चल के जाना पड़ता था. There was a lot of tension. Environment, I don't know how I can answer that question except अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान से, और I won't be wrong if I describe Pakistan as they have just nuisance value. They are good for creating nuisance. हमारे तरफ बंदे भेजते हैं, कश्मीर में कोशिश करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने की, कर रहे हैं बहुत सालों से. एंड बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक एज अ कंट्री वी शुड टॉक टू मच अबाउट पाकिस्तान और वरी अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हाल है आज की डेट में, अगर आप गूगल करें कि वहाँ पे दूध की क्या कीमत है और उनके रुपए की क्या कीमत है, तो यू विल सी इट्स अ फेलिंग इकॉनमी. अगर वो किसी तरह से इस होल में से बाहर आ गए तो बड़ी मिरेकल होगा. पॉलिटिकली दे आर इन ट्रबल. उनको इमरान खान को जेल में बंद करके रखना पड़ रहा है देश चलाने के लिए. दुनिया में कोई देश नहीं है जो चाइना को छोड़ के या एक दो मिडल ईस्टर्न मुल्कों को छोड़ के उनको पसंद करता हो. सो पाकिस्तान will remain a threat of sort, but really they are not a match to us, and that is the case with the army also. Right. Sir, don't you think मतलब जब इतना कुछ चल रहा है, they should focus on their own country and their growth rather than कि यार कश्मीर को कब्जा करना है, कुछ देर के लिए कश्मीर को साइड पे रख के अपने कंट्री पे फोकस किया जाए. You ऐसा see, क्या कोई लीडर नहीं आता उनके पास? No, so they won't do it because किसी ने बोला था कि पाकिस्तान has कल्टिवेटेड इर्रेशनैलिटी. उन्होंने अपनी सोच जो बनाई है वो ऐसी इर्रेशनल है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है. आप देखिए, अगर आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को भड़का के रखो कि कश्मीर हमारे खून में बहता है और हमारी नब्ज में है, उसके बाद आप कैसे अपनी पॉपुलेशन को बोलोगे जब वो एक्साइटेड हो जाएंगे कि अभी कश्मीर की बात भूल जाओ? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? और जिस रास्ते पे पाकिस्तान चला है, रिलीजियसली रेडिकल, राइट विंग, टेररिस्ट पालना, कभी अफगानिस्तान में पंगा करना, कभी हमारे लिए करना, तो वो उनकी सोच इतनी दूर चली गई है उस डायरेक्शन में कि उसको चेंज कैसे करना है, आई डोंट थिंक इवन दे नो, और इवन दे आर नॉट कीन. सो कोई भी उनकी नई सरकार बनती है तो पक्का वो कश्मीर पे एक दो चीज़ें बोलते हैं, करने का लायक कुछ नहीं है वो. Exactly. They will just speak. They haven't won a single war. They will just keep saying it. So they should. I mean, I wish somebody would listen to you, but I don't think the government of Pakistan is capable. They should look at their own economy like we are doing. Yeah, exactly. हमारा मेन फोकस इकोनॉमी पे है. पहले घर तगड़ा करो, फिर बाहर का देखो किसी का. सही बात है. Isn't it? But वो ऐसा नहीं सोचते, और उनको ये नहीं पता कि कश्मीर में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है. बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं. कुछ मिसगाइडेड लोग थे कश्मीर में जो आज़ादी की बात करते थे. उनको भी आइडिया नहीं था कि आज़ादी लेके करेंगे क्या. ठीक है. सो जब मैं था कश्मीर में, मैं 10 साल रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए कश्मीर में सपोर्ट मैं अगर गेस लगाऊं तो वर्स्ट टाइम पे 5% से ज़्यादा नहीं थी वैली के अंदर. ओके. और सो अगर उनको ये अंदाज़ा हो, जब मैं अमेरिका में पाकिस्तानी अफसरों के साथ था, कोर्स कर रहा था,
तो वो रोज़ खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलते थे कश्मीर के बारे में, कभी गुजरात के बारे में। तो एक दिन उन्होंने बोला कि भारतीय सेना तो अभी कश्मीर से भागने के लिए तैयार है। ओके। मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। तो कॉफ़ी ब्रेक में उनके ब्रिगेडियर साहब ने मुझे बोला कि तुम जवाब दिया करो, हम भी कुछ सीखेंगे। मैंने कहा सर, मैंने सोचा वो मजाक है। तो कहने लगे नहीं मजाक नहीं है, मतलब हमें तो ऐसे ही ऐसी खबर है। मैंने कहा सर ऐसा है, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ, अगर ये आपकी धारणा है कि इंडियन आर्मी भागने वाली है तो मेरे एक छोटे भाई की बात याद रखना, अगली लड़ाई में आपको बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाला है। ओके। अगर ये आपकी सोच है हमारे बारे में। मैंने कहा सर वहाँ मैं एक राष्ट्रीय राइफल बटालियन का सीईओ था, मुझे अपने अफसरों को रोकना पड़ता था। वो दिन में 3-3 बार जाते थे मिलिटेंट्स के पीछे, उनको रोकना पड़ता था। बॉस हो गया यार, 2 बार चला गया तू, पूरी रात सोया नहीं है। दे वर चेजिंग मिलिटेंट्स एंड यू थिंक वी आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम। तो वो उनकी अपनी गलत फहमियाँ हैं। सही बात है। तो पहले भी आपने से सुना होगा कि वो जब रोज़ खड़े होकर बोलते थे तो हमने हिंदुस्तानियों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम जवाब नहीं देंगे। वो कोर्स जो था उसमें 80 लोग थे, मैक्सिमम डिप्लोमेट थे, ओके। ब्यूरोक्रेट्स, और थोड़े से फौजी थे। 33 कंट्री से आए थे लोग। तो यही ब्रिगेडियर साहब मुझे कहने लगे कि तू इतना अच्छा बोलता है तो क्लास में खड़े होकर बोलता है क्यों नहीं, तू जब हम बोलते हैं तो कुछ बोलेगा, हम भी सीखेंगे। मैंने कहा सर वो उसका कारण ये है कि हमारी देश में, हमारी सेना में एक सिखलाई है कि अगर बास्केटबॉल खेलते हो तो ड्रिबलिंग के नंबर नहीं होते। आप दुनिया भर में ड्रिबलिंग करते रहो, आपको लगता है कि आप बड़ी कमाल के एक्टर हो। आपको अपनी टीम भी गाली दे रही है, दूसरी टीम भी गाली दे रही है, देखने वाले भी गाली दे रहे हैं। स्कोर कुछ नहीं। हाँ, मैंने कहा सर बास्केट के नंबर होते हैं। सही बात है। उसके लिए हम तैयार हैं। तो काफ़ी वो तिलमिलाता भी था और उसको मेरी बातें अच्छी भी लगती थी। यू शुड लाइक मी। तो ही सेड रियली। मैंने कहा सर दूसरा आप ये देखो कि आप यहाँ पर कुछ देशों की रोज़ क्रिटिसिज्म होता है। अमेरिका वाले ये कोर्स के होस्ट हैं और अमेरिका की बहुत कंट्रीज क्रिटिसाइज करती हैं, अमेरिकन कभी जवाब नहीं देते, हम भी नहीं देते। तो ही सेड तुम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर बिकमिंग अ पावर। हम हर चीज़ का जवाब थोड़ा देंगे। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट। सो वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन विद देम। तो सर अभी जैसे ये तो पाकिस्तान की स्टोरी थी, अब हम चाइना की तरफ से हमारे को बार बार थ्रेट्स मिलते हैं, तो कभी कभी बांग्लादेश की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? सी वी शुड फोकस ऑन चाइना। ओके। ठीक है, अगर हमने किसी, उसको आप थ्रेट कह लीजिए या कंपटीशन कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, चैलेंज कह लीजिए, यू शुड फोकस ऑन समथिंग स्ट्रॉन्गर देन यू, नॉट ऑन पाकिस्तान। हमें शौक है पाकिस्तान की बातें करने का इंडिया में। हो गया है। हो गया, वो आदत पड़ गई। चाइना के साथ ऐसा है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो ब्रिटिश ने हमें एक बॉर्डर हैंडओवर किया था, मैकमोहन लाइन। उन्होंने कहा था ये हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ। एक हिस्टोरिकल फैक्ट अनफॉर्चुनेटली ये था कि चाइना ने उस बॉर्डर को कभी माना नहीं और कभी साइन नहीं किए थे उसके ऊपर। ओके। 1914 में एक बार 2 चाइनीज आए थे शिमला, तो उस टाइम पे उन्होंने बॉर्डर के ऊपर इनिशियल कर दिए थे। उन्होंने बोला था हम इनिशियल कर रहे हैं, वापस जाएंगे, हमारी सरकार फाइनल इसको फाइनल कर देगी। पर उन दोनों को, चाइना गए तो दोनों का गला काट दिया चाइनीज ने। अच्छा। इसका मतलब उनको ये पसंद नहीं थी बात। सो उस मैकमोहन लाइन को लेके या उस बॉर्डर को लेके 2 परसेप्शन है, एक चाइना की परसेप्शन है, एक हमारी परसेप्शन है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब 1962 में लड़ाई हुई जिसमें हम वी वर कॉट बैडली। हालांकि हमारे फौजी बहुत दिलेरी से लड़े, बट वी लॉस्ट दैट बैटल। और उसके बाद 62 से लेके आज तक बॉर्डर तकरीबन शांत रहा है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंसिडेंट्स। एक 1967 में हुआ था नाथुला के पास, जिसमें कुछ फौजी मारे गए थे। और उसके बाद चाइनीज़ की का तरीका रहा है, टैक्टिक्स रहे हैं कि वो आते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी ज़मीन हथिया लें। इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। वो स्लाइस कर करके कोशिश करते हैं। 1984 में उन्होंने जो हमारे हिसाब से हमारा एरिया था,
एक जगह थी वांगडुंग या सोमदरोंगचो, वहाँ आके वो बैठ गए। फिर हमारी पूरी फौज गई, उनको ब्लॉक किया। मैं भी था उस टाइम पे उसमें। लेकिन बॉर्डर तकरीबन शांत रहा, कभी फायरिंग नहीं हुई, कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ, एक्सेप्ट 2020 जब गलवान में हाथापाई हो गई और खून खराबा हुआ, बहुत लोग मारे गए। मेरी अपनी रेजिमेंट थी वहाँ पे, सीओ मारा गया, उनका शहीद हो गया। सो उसके बाद अब हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ टू डिसएंगेज। उस एग्रीमेंट का खाली मुद्दा ये है कि गलवान से पहले हमारी फौज जहाँ तक जाके पेट्रोलिंग करती थी, जिसको हम अपना इलाका मानते हैं पर चाइनीज़ नहीं मानते, वो फिर अलाउड हो जाएगा। और इसी तरह से चाइनीज़ उस जगह तक पेट्रोलिंग करेंगे जो वो अपना इलाका मानते हैं, खाली आएंगे और वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज सम स्टेबिलिटी। लेकिन ये डिसएंगेजमेंट जो है, इसको लेके हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है। वी हैव टू रिमेन वेरी कॉशियस विद चाइनीज़। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि चाइनीज़ जो है उनकी लॉन्ग टर्म सोच है और वो आसानी से हमें सेटल डाउन नहीं होने देंगे। इनफैक्ट मेरा अपना अनुभव उनके साथ है, मैं बॉर्डर के पास जाके चाइनीज़ से बात भी की है मैंने, कि वो शायद आसानी से बॉर्डर की सवाल सेटल करना चाहते ही नहीं। ये उनकी शायद इंटरेस्ट में है, इंडिया को थोड़ा सा दबा के रखो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रखो। सो डिसएंगेजमेंट के बाद अगले 2 स्टेप होते हैं, फाइनली लीडिंग टू डी इंडक्शन। वो डी इंडक्शन तक जाने की अभी तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो खाली ये एग्रीमेंट हुआ लिमिटेड। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, विद चाइना वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी शुड फोकस ऑन बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। हमारी जो डिप्लोमेसी है अंडर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, दैट हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब। वो स्ट्रेंथ हम बना के रखें, तरह तरह के देशों के साथ बना के रखें। ये उम्मीद ना करें कि कोई हमारी मदद करने आएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। वो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि अमेरिका हमारी मदद करेगा या कोई, हम अपने में सक्षम है। बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड स्मार्ट।